उस रात की बात है, 26 अगस्त 2001। पूरा ठाणे आग की लपटों में घिर गया था। अस्पताल की दीवारें धुएं में बदल रही थीं और सड़कों पर लोगों का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा था। हर तरफ बस एक ही नाम गूंज रहा था, आनंद दिघे। वो नाम जिसे ठाणे में लोग भगवान की तरह मानते थे। ऐसा नेता जिसकी एक आवाज पर सैकड़ों लोग अपना सब कुछ छोड़कर खड़े हो जाते थे। वो नेता जो जनता के लिए फैसले करता था और लोग अदालतों को भूल जाते थे, क्योंकि उन्हें भरोसा था अगर दिघे साहब ने कह दिया तो वही आखिरी फैसला है। पर उसी दिघे साहब की मौत की खबर जब आई तो पूरा ठाणे सन्न रह गया। कहा गया हार्ट अटैक से मौत हुई, लेकिन लोग बोले जिस आदमी ने एक्सीडेंट के बाद खुद अस्पताल जाकर मरहम पट्टी करवाई, वो ऐसे कैसे जा सकता है? इस बात पर यकीन कर पाना मुश्किल था। बहुतों के मन में सवाल उठे, क्या ये सच में हार्ट अटैक था या फिर किसी ने कोई खेल खेला? क्या किसी को आनंद दिघे का बढ़ता असर डराने लगा था? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी जब उद्धव ठाकरे का नाम आता है तो लोग पूछते हैं, आखिर उन्होंने आनंद दिघे की मौत पर सवाल उठाने वालों को कभी खुलकर जवाब क्यों नहीं दिया? और फिर एक और नाम सामने आता है, एकनाथ शिंदे। आज के महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, जो हमेशा कहते हैं मेरे लिए आनंद दिघे बाला साहब ठाकरे के बराबर हैं। अब सोचिए, जिस नेता की इतनी इज्जत थी, जिसकी मौत पर हजारों लोग सड़क पर उतर आए, उसकी अंतिम क्रिया में खुद बाला साहब ठाकरे क्यों नहीं पहुंचे? यह सवाल आज भी लोगों के दिल में धधक रहा है। क्या आपको नहीं लगता कोई तो वजह होगी? लोग कहते हैं ऐसे नहीं जाते लोग जो इतने बड़े हो जाते हैं कि उनके नाम से ही शहर का रास्ता बदल जाता है। आज हम उसी कहानी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आनंद दिघे की मौत सिर्फ एक खबर नहीं थी, वो एक भूचाल था जिसने ठाणे की आत्मा को झकझोर दिया था। और जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, तब तक ये कहानी अधूरी है। क्योंकि जब नेता देवता बन जाता है तो उसकी मौत पर सिर्फ आंसू नहीं बहते, सवाल उठते हैं। अब चलिए उस दिन की सच्चाई को एक बार फिर उसी धुएं, दर्द और गुस्से के बीच से समझने की कोशिश करते हैं। आनंद दिघे की मौत के पीछे की सच्चाई को समझने से पहले हमें उनकी जिंदगी की गहराइयों में उतरना पड़ेगा। वो जिंदगी जो आम नेताओं जैसी नहीं थी, बल्कि उससे कहीं बड़ी, कहीं ज्यादा असरदार। आनंद चिंतामणि दिघे का जन्म 27 जनवरी 1991 को हुआ था। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने शिवसेना और बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को अपनाया और यहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने राजनीति में कदम रख दिया। 80 के दशक में वो धीरे धीरे लोगों के बीच पहचान बनाने लगे और फिर 1984 में शिवसेना के ठाणे जिला प्रमुख बना दिए गए। ये वही पल था जब उनके राजनीतिक कद में जबरदस्त उछाल आया। बाला साहब ठाकरे ने जब उन्हें ठाणे की कमान सौंपी तो जैसे शहर को एक नया सेनापति मिल गया। धीरे धीरे दिघे का असर अंबरनाथ और भिवंडी जैसे इलाकों में भी फैल गया। दिलचस्प बात यह थी कि उन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, फिर भी लोगों पर उनका ऐसा रौब था कि लोग खुद ब खुद उनके फैसले को अंतिम मान लेते थे। उनका घर टेम नाका वाला बंगला किसी सरकारी दफ्तर से कम नहीं था। लोग कहते हैं वो घर नहीं, दरबार था, जहां फरियादी आते थे और फैसले वहीं सुनाए जाते थे। कोई कहता दिघे साहब ने कह दिया तो काम हो गया समझो। वो अपने दरबार में बैठते थे, सामने आम जनता होती थी और हर कोई अपनी समस्या उनके सामने रखता था। वो न सिपाही थे न जज, लेकिन उनका दिया हुआ फैसला शहर में पत्थर की लकीर माना जाता था। तेरा कोर्ट है ना, सबूत पेश कर, लेकिन मेरा कोर्ट है, मैं वहां से सबूत निकाल लाऊंगा। यह डायलॉग सिर्फ कोई फिल्मी लाइन नहीं थी, बल्कि उनके दरबार की असल हकीकत थी। लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ते थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि दिघे साहब जो कहेंगे वही इंसाफ होगा। उनका यह सिस्टम लोगों को राहत भी देता था और सत्ताधारी ताकतों में डर भी पैदा करता था। एक तरह से आनंद दिघे सिर्फ जनता के नेता नहीं थे, बल्कि एक मजबूत सत्ता केंद्र भी बन चुके थे। शिवसेना के लिए वो सबसे जरूरी मोहरे में से एक थे, लेकिन शायद उतने ही खतरनाक भी, क्योंकि जिस इंसान की जनता में इतनी गहरी पकड़ हो, जो बिना किसी पद के सत्ता से ज्यादा ताकतवर हो जाए,
वो सत्ता के गलियारों में हमेशा एक खतरे की तरह देखा जाता है। साल 2000 में आनंद दीघे अचानक फिर से सुर्खियों में आ गए। इस बार आरोप था अपनी ही पार्टी के नगर सेवक श्रीधर खोपकर की हत्या में शामिल होने का। हां, सही सुना आपने, हत्या का आरोप, और इसके चलते उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। लेकिन यह कहानी आज की नहीं थी, इसकी जड़ें कहीं गहराई में थीं। 1989 में उस वक्त ठाणे महानगर पालिका के चुनाव हुए थे और शिवसेना को जबरदस्त कामयाबी मिली थी। 30 पार्षद चुनकर आए थे। गठबंधन की राजनीति चली और शिवसेना ने जनता पार्टी के साथ मिलकर महापौर पद पर दावा ठोक दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब वोटिंग का वक्त आया तो कुछ पार्षदों ने पार्टी लाइन तोड़ते हुए कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दे दिया। इस धोखेबाजी से आनंद दीघे भड़क गए। उन्होंने साफ साफ कह दिया था, गद्दारों के लिए इस पार्टी में कोई माफी नहीं है। कुछ ही दिन बीते थे कि पार्टी के पार्षद श्रीधर खोपकर की हत्या हो गई। सीधे सीधे आरोप आनंद दीघे पर लगा। पुलिस ने केस दर्ज किया और उन्हें टाड़ा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सबूतों की कमी की वजह से केस कमजोर पड़ा और उन्हें जमानत मिल गई। इस मामले ने राजनीतिक गलियारों में तूफान खड़ा कर दिया। शिवसेना के कुछ नेताओं ने भी आनंद दीघे के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए, पर दीघे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका कहना था, मैं जो करता हूं बाला साहब ठाकरे की मर्जी से करता हूं। दीघे की ये बेबाकी और दबंगई जनता को खूब पसंद आने लगी। वो एक ऐसे नेता बन चुके थे जो डरते नहीं थे, झुकते नहीं थे और साफ बोलते थे। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता इस कदर बढ़ी कि लोग उन्हें ठाणे के ठाकरे कहने लगे। अब पार्टी के अंदर कुछ लोग बेचैन होने लगे थे। वजह यह था कि दीघे की पहचान अब सिर्फ ठाणे तक सीमित नहीं रह गई थी, बल्कि वो शिवसेना के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाने लगे थे। 90 के दशक में शिवसेना के अंदर एक साइलेंट पावर वॉर शुरू हो चुका था। एक तरफ बाला साहब के बेटे उद्धव ठाकरे, जिन्हें पार्टी का भविष्य माना जा रहा था, और दूसरी तरफ आनंद दीघे, जो मैदान में थे, जनता के बीच थे और लोगों के दिल में जगह बना चुके थे। हालात ऐसे बन गए थे कि कई कार्यकर्ता खुलकर कहने लगे, साहब अब पार्टी को कोई संभाल सकता है तो वो दीघे साहब ही हैं। लेकिन जब किसी नेता की लोकप्रियता उत्तराधिकारी से ज्यादा हो जाए तो सवाल भी उठते हैं और साजिशें भी। उस दौर में हर कोई यही मान बैठा था कि बाल ठाकरे के बाद अगर शिवसेना की कमान किसी के हाथ में जाएगी तो वो होंगे आनंद दीघे। ठाणे से लेकर अंबरनाथ तक लोग यही कहते थे, दीघे साहब ही असली वारिस हैं। लेकिन बाल ठाकरे का रुख हमेशा उनके लिए थोड़ा ठंडा ही रहा। राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात पर सहमत थे कि बाला साहब को यह कतई मंजूर नहीं था कि कोई उनके बराबर खड़ा हो। शायद यही वजह थी कि जब ठाणे के नगर आयुक्त टी चंद्रशेखर ने अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसा और शिवसेना के पार्षदों ने उन्हें हटाने का प्रस्ताव पास कर दिया, तो खुद बाला साहब ठाकरे ने उस फैसले को पलट दिया। कहा जाता है कि इस मसले पर आनंद दीघे और बाला साहब ठाकरे के बीच खूब तकरार हुई थी। पार्टी के भीतर कई लोगों को दीघे की बढ़ती लोकप्रियता आंखों में चुभने लगी थी। उनके समर्थक मानते हैं कि पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसे चेहरे थे जो उन्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते थे। और फिर आई वो तारीख, 25 अगस्त 2001। रात का वक्त था। आनंद दीघे अपनी कार से निकले थे। ठाणे के वंदना एसटी बस डिपो के पास उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन यह कोई भयानक हादसा नहीं था। टक्कर मामूली थी। कार के शीशे छटके थे, लेकिन जान को कोई खतरा नहीं था। जो इंसान एक्सीडेंट के बाद खुद चलकर मुस्कुराते हुए अपने समर्थकों के साथ सिंघानिया अस्पताल गया हो, वो कैसे अचानक? डॉक्टर ने भी बताया, सब कुछ नॉर्मल है, चिंता की कोई बात नहीं है। इलाज चल रहा था, हालत स्थिर थी, ना कोई चीख पुकार, ना कोई घबराहट। लेकिन फिर आया अगला दिन, 26 अगस्त की रात। अचानक अस्पताल से खबर आई, आनंद दीघे को हार्ट अटैक आ गया है और अब वो नहीं रहे। ये सुनते ही ठाणे जैसे रुक सा गया। लोगों की आंखों में यकीन नहीं हो रहा था। उनके समर्थकों ने कहा, जो आदमी कल तक हंस रहा था, चल रहा था, बोल रहा था, उसे अचानक क्या हो गया? चलते फिरते इंसान को हार्ट अटैक। ये बात लोगों के गले नहीं उतरी। कहीं कुछ तो गड़बड़ थी। लोगों के मन में शक था, गुस्सा था
दर्द था और सबसे ज्यादा सवाल थे जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। बस फिर क्या था? जैसे ही आनंद दिघे की मौत की खबर फैली, पूरा ठाणे जल उठा। वो शहर जहां दिघे साहब को भगवान माना जाता था, अब गुस्से से कांप रहा था। अस्पताल को आग के हवाले कर दिया गया, सड़कों पर गाड़ियां तोड़ी गईं, सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा, क्योंकि लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब बस एक हादसा था। हर जुबान पर एक ही सवाल था। जो आदमी कल तक मुस्कुरा रहा था, अपने पैरों पर चलकर अस्पताल गया था, वो अचानक कैसे चला गया? लोगों ने पूछा, क्या वाकई ये हार्ट अटैक था या फिर कुछ और? गहराई से सोचने पर यह शक और भी गहरा होता गया। क्या ये कोई राजनीतिक साजिश थी? क्या किसी ने उन्हें जानबूझकर हटाया? और अगर हां, तो कौन था वो जो इस मौत से सबसे बड़ा फायदा उठा रहा था? अब जरा गौर कीजिए, आनंद दिघे की मौत के बाद सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ? शिवसेना के भीतर जिसकी पकड़ अचानक मजबूत हो गई, वो थे उद्धव ठाकरे। ठाणे में अब कोई ऐसा कद्दावर चेहरा नहीं बचा था जो दिघे जैसा जनाधार रखता हो। इससे उद्धव ठाकरे को शिवसेना के भीतर खुला मैदान मिल गया, किसी चुनौती के बिना। लेकिन यह खेल सिर्फ यही नहीं रुका। कांग्रेस और एनसीपी को भी इसका सीधा फायदा हुआ। वो इलाके जहां आनंद दिघे की वजह से शिवसेना की जड़ें बहुत मजबूत थीं, वहां अब राजनीतिक खालीपन था, और इसी खालीपन में कांग्रेस और एनसीपी ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए, जो दिघे के रहते नामुमकिन था। हालांकि कुछ लोगों ने इसे मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला बताया। कहा गया कि शायद अस्पताल में इलाज में लापरवाही हुई। लेकिन सवाल यह है, अगर यह सिर्फ एक मेडिकल मिस्टेक थी, तो फिर उसकी जांच क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं कोई मेडिकल बोर्ड बैठा? क्यों नहीं किसी डॉक्टर से जवाब तलब हुआ? ये सवाल आज भी हवा में तैर रहे हैं। जवाब किसी के पास नहीं है। और यही वजह है कि आनंद दिघे की मौत सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो एक राजनीतिक भूचाल थी, जिसने न सिर्फ एक जिंदा दिल नेता को हमसे छीन लिया, बल्कि शिवसेना की दिशा और दशा को हमेशा के लिए बदल दिया। जब आनंद दिघे की मौत की खबर फैली, तो पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई। बट सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि उनके अंतिम संस्कार में खुद बाला साहब ठाकरे शामिल नहीं हुए। बस फिर क्या था? उंगलियां उठने लगीं और सवाल हवा में तैरने लगे। आखिर ऐसा क्यों? क्या वजह थी? इस सवाल का आधिकारिक जवाब आया, सुरक्षा कारणों से बाला साहब अंतिम क्रिया में नहीं जा सके। लेकिन गलियों में, चौपालों में, चाय की दुकानों पर, कानों में फुसफुसाहटें कुछ और ही कहानियां बुनने लगी थीं। लोग इस जवाब से संतुष्ट नहीं थे। उनके बीच ये बात घूमने लगी कि कहीं ये दूरी महज सुरक्षा की नहीं, बल्कि इरादों की थी। जो भी हो, लोगों की भावनाएं चाहे जैसे भी हों, एक सच्चाई सब मानने लगे थे, दिघे साहब जैसा कोई दूसरा नहीं। उनकी मौत के बाद शिवसेना में जो खालीपन आया, वो इतना गहरा था कि उसे भर पाना किसी के बस की बात नहीं लग रही थी। लेकिन वक्त के साथ एक नाम सामने आया, एकनाथ शिंदे। वही शिंदे जिन्हें आनंद दिघे ने खुद राजनीति में उतारा था। उस वक्त वो बस एक साधारण नेता थे, लेकिन उनकी सीख और छाया में वो धीरे धीरे कुछ और ही बनते जा रहे थे। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, देखो, शिंदे की चाल ढाल, बोलने का अंदाज, सब कुछ दिघे साहब की याद दिलाता है। वो टेम्पो से लेकर टेम्पल तक हर मोर्चे पर वही स्टाइल लेकर चलने लगे जो कभी आनंद दिघे की पहचान थी। और धीरे धीरे उन्होंने ठाणे में उसी तरह अपना रुतबा कायम करना शुरू कर दिया, जैसे कभी दिघे साहब का हुआ करता था। फिर आया साल 2022, जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी। लेकिन उनका कहना साफ था, मैं शिवसेना छोड़कर नहीं जा रहा हूं, मैं तो बस बाला साहब और आनंद दिघे की असली शिवसेना को बचा रहा हूं। उनकी इस बात ने पूरे राजनीतिक समीकरण बदल दिए। अब उन्हें सिर्फ एक नेता के तौर पर नहीं, बल्कि एक विचारधारा के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाने लगा। इसी साल एक फिल्म आई, धर्मवीर मुक्काम पोस्ट ठाणे। कागज पर यह फिल्म आनंद दिघे की जिंदगी पर थी, लेकिन पर्दे पर यह फिल्म शिंदे की राजनीतिक महत्वाकांक्षा का भी आईना बन गई। हर सीन, हर संवाद के पीछे एक संकेत छुपा था कि अब ठाणे में कोई फिर से दिघे बनने की तैयारी कर रहा है। यह बात तब और पक्की हो गई जब साल 2022 में आई फिल्म धर्मवीर मुक्काम पोस्ट ठाणे
कि स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान उद्धव ठाकरे खुद मौजूद थे, लेकिन फिल्म जब उस सीन तक पहुंची जहां आनंद दीघे की मौत दिखाई गई तो उद्धव ठाकरे उठकर थिएटर से बाहर चले गए। कहा जाता है वो दृश्य वो बर्दाश्त नहीं कर सके। अब ये सवाल तो उठेगा ही, क्या वाकई वो सिर्फ एक भावुक पल था या फिर उस सीन में कुछ ऐसा था जो उन्हें अंदर से झकझोर गया? इसका जवाब शायद उद्धव ठाकरे ने कभी नहीं दिया, लेकिन ठाणे की जनता तो सब जानती है। और अगर आप भी कुछ जानते हैं, महसूस करते हैं, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपको क्या लगता है, आनंद दीघे की मौत का सच क्या है? क्या यह सचमुच एक हादसा था या फिर कोई बहुत गहरी सोच समझकर रची गई साजिश? क्या कोई था जो उनकी बढ़ती ताकत से घबरा गया था? क्या शिवसेना के अंदर ही कोई ऐसा चेहरा था जिसने रास्ता हटाने की ठानी? इन सवालों के जवाब शायद कभी सामने ना आए, लेकिन एक बात पक्की है, जो लोग सिर्फ मरते नहीं बल्कि लोगों के दिलों में बस जाते हैं, उनकी मौत कभी साधारण नहीं होती। 24 साल बीत चुके हैं, वक्त बहुत कुछ बदल चुका है। शिवसेना बंट चुकी है, सत्ता की शक्ल बदल चुकी है, चेहरे बदल गए हैं, लेकिन आनंद दीघे का नाम आज भी उसी इज्जत और सवालों के साथ जिंदा है। राजनीति में कुछ रहस्य कभी खत्म नहीं होते। कुछ परतें वक्त के साथ खुलती हैं, कुछ रहस्य चुपचाप दफन हो जाते हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो बस कहानी बनकर नहीं रहती, वो हमेशा हवा में गूंजती रहती हैं। आनंद दीघे की मौत भी वैसी ही एक दास्तान है। और अब जब ठाकरे परिवार के वारिस आदित्य ठाकरे भी घिरते दिख रहे हैं, तो ये कहानी और भी कई परतें खोलने को मजबूर करती है। बाकी जो आप सोचते हैं, जो आप महसूस करते हैं, वो कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि कुछ कहानियां बस सुनने के लिए नहीं होती, उन्हें समझने की जरूरत होती है। ये वही कहानियां हैं जिन्हें वक्त दफना देता है, लेकिन हम उजागर करते हैं। आप देख रहे थे रिवीलिंग आइज, जहां हर राज खुलता है, हर परत हटती है और हर आवाज दस्तावेज बन जाती है। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी और भी गहरी होगी। मिलते हैं अगले खुलासे के साथ। तब तक याद रखिए, आंखें बंद मत कीजिए, सच अक्सर सामने होता है। धन्यवाद।